हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जीएसएम फाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जीएसएम फाइल का जो बिजनेस मॉडल है उसको डिस्कस करूंगा। देन हम उनका कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करेंगे एंड उनका रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में फिर हम इनका वैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे कि करेंटली अपने अभी करंट मार्केट प्राइस पर क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो जीएसएम फाइल का जो बिजनेस है बहुत सिंपल सा बिजनेस है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए फॉयल बनाते हैं। जो जो फॉयल्स होते हैं, जो उनकी आपने कैप्सूल्स और टैबलेट्स जो यूज करते होंगे आप लोग, कभी आप लोगों ने देखा भी होगा। जो कैप्सूल्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिक की एक ट्रे होती है जिसके अंदर कैप्सूल्स को इनपुट किया जाता है। देन उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की फॉइलिंग का लेयर कर दिया जाता है। वो उसको कहते हैं ब्लिस्टर फॉयल। तो वो ब्लिस्टर फॉइलिंग है जिसमें कैप्सूल्स फिल किए जाते हैं एंड पैक किए जाते हैं। एंड दूसरी जो आपका फॉइलिंग का टाइप होता है वो होता है आपका स्ट्रिप फॉर्म में। तो जो टैबलेट्स होते हैं उनके दोनों तरफ आपने देखे होंगे कि स्ट्रिप, ऊपर की तरफ भी एल्युमिनियम की एक फाइलिंग होती है और नीचे की तरफ की एल्युमिनियम की फाइलिंग से पैक किया जाता है। तो ये दोनों ही जो स्ट्रिप है, ये दोनों स्ट्रिप बनाती है जीएसएम फॉयल। तो दोस्तों कंपनी 2019 में स्टैब्लिश हुई थी, 2019 से कंपनी स्टार्ट हुई। एंड अभी बहुत छोटे स्केल पर कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी, माइक्रो कैप है। अगर आप इनका मार्केट कैप देखते हो तो लगभग 250 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। एंड अगर आप इनका वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी करंटली अवेलेबल है। एंड ये डील करती है एक नीश सेगमेंट में, जो फाइलिंग के सेगमेंट में। एंड अगर आप देखें तो जो इनकी जो अगर हम इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो दोस्तों करेंटली अगर आप देखें तो ये 14 से ज़्यादा स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। जिसमें बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो आपके महाराष्ट्र एंड गुजरात से लगी हुई जो स्टेट्स हैं वो है। और अगर आप इनका प्रेजेंस देखें तो महाराष्ट्र में इनका प्रेजेंस है एंड गुजरात में इनका प्रेजेंस है। तो दो स्टेट्स में इनका जो है प्रेजेंस वो बिल्कुल डोमिनेंस पोजीशन में है। बाकी जगहों पर अभी ये धीरे धीरे अपना प्रेजेंस को फैला रहे हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दोस्तों, इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका वसई महाराष्ट्र में। एंड दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अभी अहमदाबाद में इन्होंने नया ओपन किया है। तो जो वसई महाराष्ट्र का भी इनका प्लांट है उसका अगर आप टोटल एरिया देखेंगे तो लगभग 25,000 स्क्वायर फीट में प्लांट फैला हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी देखते हैं एनुअल, तो लगभग 15,000 मीट्रिक टन पर एनम ये फाइल रेडी करते हैं। एंड अगर आप देखें तो इनके पास कई तरीके के आईएसओ सर्टिफिकेशंस भी हैं। एंड इनका जो प्रोडक्ट रेंज है दोस्तों, उसकी थिकनेस अगर आप देखेंगे तो फाइल की, तो 20 25 30 35 40 माइक्रोन के रेंज का प्रोडक्ट ये रेडी करते हैं। एंड अगर आप इनका पिछले 9 मंथ का रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 176.5 करोड़, मतलब 176.5 करोड़ रेवेन्यू उन्होंने पिछले 9 मंथ में जनरेट किया है। और अगर आप पिछले 3 मंथ में Q3 का रेवेन्यू देखेंगे तो 13.6 करोड़ इन्होंने जनरेट किया है। एंड इनके पास 16 से ज्यादा एडवांस यूनिट्स हैं। एंड इसके बाद इनके पास 16 से ज्यादा की मशीनरीज हैं। 90 से ज्यादा क्लाइंट्स इनके पास हैं। 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं इनके फैक्ट्री में। एंड इनके पास अपना खुद का इन हाउस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी है, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं, देन अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। और दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग 2024 में हुई थी। अभी अगर आप देखें तो इनकी जो लिस्टिंग है वो एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो अगर आपको इनके स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको लॉट्स में खरीदने पड़ेंगे। एंड लेकिन मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बता रहा है कि अगले 1.5 से 2 साल के अंदर इनकी जो लिस्टिंग है वो जो मेन बोर्ड है उसके ऊपर हो जाएगी। तो आप सिंगल शेयर भी आप इनका परचेज कर सकेंगे। और दोस्तों अगर आप इनका जो ब्लिस्टर फॉइल्स की पैकेजिंग देखते हैं, जिसमें कैप्सूल्स को एक ट्रे के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं। देन उसके ऊपर जो दवाई का जो ब्रांड होता है उसकी प्रिंटिंग करते हैं, एमआरपी प्रिंटिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंटिंग करते हैं। देन ये सारी चीजें जो प्रिंट होती हैं, अगर आप इसका बेनिफिट देखें दोस्तों तो बेसिकली ये होता क्यों है, ये जो पैकिंग की जाती है मेडिसिन का, जो हाइजीनिक नेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। देन उसको डस्ट से, एयर से, ऑक्सीजन से एंड अदर जो कंटामिनेशन होते हैं और जो मतलब जिस टाइप से दवाई खराब हो सकती है उन सारी चीज़ों से बचाने के लिए इस टाइप की पैकेजिंग की जाती है। एंड दोस्तों जो दूसरे टाइप की पैकेजिंग होती है, जो आपका स्ट्रिप फार्मा पैकेजिंग है। स्ट्रिप फार्मा पैकेजिंग बेसिकली क्यों की जाती है, स्ट्रिप फार्मा इसलिए पैकेज किया जाता है दोस्तों कि इनको ये हाइजीन तो दवा का मेंटेन रहेगा ही रहेगा। एंड इसके अलावा जो आपको डस्ट से, ऑक्सीजन से एंड जो अदर चीज़ों से उसको प्रिवेंट करता है दवाई की, मेडिसिन की क्वालिटी को। इसके अलावा स्पेसिफिकली ये इसलिए स्ट्रिप फॉर्म में पैक किए जाते हैं कि ये जो जो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि लाइट को लेकर के सेंसिटिव होती हैं, जिनके ऊपर अगर प्रकाश पड़ जाए, धूप पड़ जाए तो वो दवाओं का जो क्वालिटी है वो खराब हो सकता है।
उसको बचाने के लिए एल्यूमिनियम स्ट्रिप फाइलिंग की जाती है। तो ये इन दोनों टाइप के फाइलिंग का जो पर्पज होता है। और दोस्तों ये जो मेडिसिन्स की पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद इनके कई तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं, देन इसके बाद ये क्लाइंट तक पहुंचाए जाते हैं। जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो होता है बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें उसकी जो स्ट्रेंथ का कि कितना उसका बर्स्टिंग स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो फट तो नहीं जाएगा, स्ट्रिप खुल तो नहीं जाएगी। एंड दूसरा इनका जो टेस्ट है वो होता है पीलिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो उसमें इनकी पीलिंग क्वालिटी चेक की जाती है। देन इनकी सीलिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है कि कहीं वो जो एडेसिव यूज किया गया है स्ट्रिप को चिपकाने में, कहीं वो एडेसिव ऐसा तो नहीं कि खुल जाएगा और मेडिसिन बाहर आ जाएगी। तो वो सीलिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। देन इसके बाद इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो भी टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद इनका जीएसएम भी कैलकुलेट किया जाता है कि जो ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो एल्यूमिनियम की थिकनेस है वो हर जगह बराबर है कि नहीं, कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि उसकी थिकनेस बराबर ना हो। तो वो सारी चीज़ चेक की जाती हैं। इसके अलावा डिजिटल कंट्रोल्ड हॉट प्लेट से इसकी चेकिंग की जाती है। विस्कोसिटी कप की भी चेकिंग की जाती है। इसके अलावा पिन होल काउंट बॉक्स में भी इनके चेक किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन एल्यूमिनियम की जो कोटिंग की गई है उसके अंदर कोई पिन होल हो। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। क्वालिटी के सारे पैरामीटर्स पर इनकी चेकिंग की जाती है। एंड अगर ये क्वालिटी ओके होता है देन ये क्लाइंट्स को डिलीवर किए जाते हैं। और दोस्तों इनका जो पुराना प्लांट है वो वसई महाराष्ट्र में है। वो लगभग 8,000 स्क्वायर फीट का प्लांट है, जिसमें जो 3 स्टोरी बिल्डिंग में चलता है इनका वो प्लांट। और उस बिल्डिंग के अंदर, उस प्लांट के अंदर इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। प्रोडक्शन भी उसी प्लांट के अंदर ही करते हैं। देन वहाँ पर क्वालिटी टेस्टिंग भी होती है, उसकी पैकेजिंग भी वहाँ पर होती है एंड स्टोरेज भी वहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें उस प्लांट के अंदर अवेलेबल हैं। और दोस्तों इन्होंने एक नया प्लांट सेटअप किया है अहमदाबाद गुजरात में, जिसकी कैपेसिटी अगर आप देखें तो लगभग 10,000 मीट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी है। और अगर आप इसका एरिया देखते हैं तो 17,000 स्क्वायर फीट में ये प्लांट फैला हुआ है। और ये पूरा का पूरा प्लांट ऑलमोस्ट लीज पर लिया हुआ है इन्होंने, तो लीज एरिया है ये। एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 ये इस प्लांट की जो यूटिलाइजेशन है उसको 40 से 50% तक लेके जाएंगे। और अभी इसका करंट यूटिलाइजेशन 20 से 25% है। और दोस्तों अब हम थोड़ा सा इनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप चाहे इनको 9 मंथ बेसिस पर इनका रिजल्ट देखें या फिर क्वार्टरली बेसिस पर इनका रिजल्ट देखें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है। और ये सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट नहीं दोस्तों, कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ साल से, तो हर क्वार्टर में इनका अगर आप ग्रोथ देखें तो 60 70 80% के रेट से लगातार ग्रो किए जा रहे हैं। किसी किसी क्वार्टर में तो मोर देन 100% के रेट से भी इन्होंने ग्रो किया है। अभी जो रिजल्ट आया दोस्तों अगर आप उसमें देखें कि Q3 वर्सेस Q3 इनका जो ग्रोथ है और रेवेन्यू में लगभग 84% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो लास्ट ईयर के Q3 में इस साल के Q3 से कंपेयर करें अगर तो लगभग 95% से इनका इबिट्टा ग्रो हुआ है। एंड जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 96% से ग्रो हुआ है। तो जबरदस्त ग्रोथ है इनका सारे ही पैरामीटर्स पर। एंड अगर आप दोस्तों इनका पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन भी जो लास्ट ईयर के Q3 में 7.55% हुआ करता था वो अभी बढ़ करके 8.04% हो चुका है। तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो इनका इबिट्टा मार्जिन जो लास्ट ईयर के Q3 में 11.24% हुआ करता था वो भी बढ़ करके 11.89% हो चुका है। एंड दोस्तों अगर आप इनके इस रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पर देखें, ये तो 9 मंथ बेसिस पर भी इनके रेवेन्यू में आपको 100% की ग्रोथ दिखाई देगी। इनका जो इबिट्टा है उसमें 116% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो उसमें 117% की ग्रोथ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें 9 मंथ बेसिस पर तो इबिट्टा मार्जिन इन्होंने यहाँ दिखाया नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इनका इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि जो इनका कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी, वो लगभग 2 टाइम्स हो चुका है। तो इनके रेवेन्यू में भी लगभग 100% का ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली। और अप्रोक्सीमेटली इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो भी 100% से बढ़ा है मोटा मोटा। एंड अगर आप इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों तो उसमें 84% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। एंड अगर आप इनका मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन ऑलमोस्ट ग्रॉस मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर के कंपेरेटिवली। एंड अगर आप दोस्तों इनका इबिट्टा देखते हैं तो उसमें 95% की ग्रोथ है और इबिट्टा मार्जिन में 0.7% की बढ़त आपको दिखाई देगी। जो लास्ट ईयर के Q3 में 11.24% हुआ करता था वो भी बढ़कर के 11.89% हो चुका है। एंड दोस्तों अगर आप इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस देखते हैं तो एम्प्लॉय एक्सपेंस थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब क्या है कि इन्होंने एम्प्लॉय नहीं बढ़ाया है लेकिन इन्होंने अपना यूटिलाइजेशन बढ़ाया है प्लांट का, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू में लगभग 100% की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। एंड अगर आप इनके अदर एक्सपेंसेस देखते हैं दोस्तों तो वहां पर आपको बढ़त दिखाई देगी। जो लास्ट ईयर के Q3 में लगभग इनका 1 करोड़ का अदर एक्सपेंस था वो अभी बढ़कर के लगभग 2 करोड़ हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो प्लांट में अपना कैपेक्स किया है उस प्लांट के कैपेक्स में इन्होंने पैसा लगाया है, जिसकी वजह से इनका अदर एक्सपेंसेस बढ़ गया है।
और अगर आप दोस्तों इधर इनका अदर इनकम भी देखते हैं तो वो भी लगभग 10 लाख के रुपए इनका अदर इनकम है, डेप्रिसिएशन भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। एंड अगर आप दोस्तों इनका फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट जो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में लगभग 20 लाख का फाइनेंस कॉस्ट पे किया करते थे, इस बार ये इनका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ करके लगभग 76 लाख हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने नए प्लांट के अपने कैपेक्स के लिए इन्होंने पैसा उठाया है मार्केट से, जिसकी वजह से इनका फाइनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो उसमें 89% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 96% की ग्रोथ तो है ही। और दोस्तों आप अगर इनकी हिस्टोरिकली बैलेंस शीट भी देखते हैं तो आपको जो इनका रेवेन्यू FY24 में लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट किया करते थे, आज वो बढ़ करके लगभग 176 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। मीन्स लगभग पिछले 3 सालों के अंदर इनका जो रेवेन्यू है इस बार 9 मंथ में ही लगभग 176 करोड़ हो चुका है। मीन्स 4 गुना हो चुका है। तो अभी तो एक क्वार्टर बाकी है, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इनका पाँच गुना हो जाएगा। पिछले 3 साल में इनका जो रेवेन्यू है वो 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो चुका। एंड अगर आप सेम क्वांटिटी में अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा भी ऑलमोस्ट 4-5 गुना हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं दोस्तों तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको लगभग दिखाई देगा कि वो भी लगभग 3 से 4 गुना हो चुका है। तो ये सारे पैरामीटर पर शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। इवन कि इनका अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो जो पहले लगभग 100 डेज हुआ करता था वो घट करके 71 डेज हो गया है, तो वहां पर भी इनका शानदार परफॉर्मेंस है। आप इनका ROCE देखें जो FY24 में 11.17% हुआ करता था, वो भी बढ़ करके 25.2% हो चुका है। तो शानदार ग्रोथ आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाई देगी। और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं दोस्तों तो वहां पर भी जो पहले FY24 में इनका 12.4% हुआ करता था वो भी बढ़ करके 30.88% हो चुका है। मीन्स लगभग 31% हो चुका है। तो वो भी वहां से भी आपको लगभग 2.5 गुना होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप देखें तो फाइनेंशियल के सारे ही पैरामीटर पर इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। तो दोस्तों ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल की तरफ। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में दोस्तों मैनेजमेंट ने अपने स्टार्टिंग रिमार्क में ही बताया कि जो इंडिया का फार्मा सेक्टर है वो कोविड के बाद से ही उसमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ आ रही है। एंड इस सस्टेनेबल ग्रोथ के पीछे रीजन ये है कि जो इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड है उसमें भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि कंटिन्यूसली आए जा रही है। एंड इसके अलावा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वहां से भी अच्छी खासी डिमांड हमको दिखाई दे रही है। और दोस्तों अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड का जो जेनेरिक मेडिसिन में वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर है अप्रोक्सीमेटली। एक तरीके से जो वर्ल्ड का 20% जेनेरिक मेडिसिन है वो इंडिया में बनाई जाती है, और 200 से ज्यादा कंट्रीज को इंडिया जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक प्रेफर्ड पैकिंग मटेरियल है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मॉइस्चर से, लाइट से और गैस तीनों से ही प्रिवेंट करता है, जिससे कि फार्मास्यूटिकल जो फार्मा होती है, जो मेडिसिन है, उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है लंबे समय तक। एंड इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है वो रिसाइक्लेबल होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसकी भी संभावना काफी कम हो जाती है। एंड इसके अलावा आप देखें कि गवर्नमेंट भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई तरीके की स्कीम्स लेके आ रही हैं। PLI स्कीम्स में बेनिफिट मिल रहा है मैन्युफैक्चरर्स को, तो जिसकी वजह से इनकी इंडस्ट्री को भी काफी बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू। एंड दोस्तों इन्होंने इसके अलावा अपना जो अहमदाबाद में नया प्लांट सेटअप किया है उसका भी इन्होंने उसका भी अपडेट दिया है। इन्होंने बताया कि अहमदाबाद में जो इनका नया प्लांट है उसकी जो टोटल एरिया है लगभग 17,000 स्क्वायर फीट में वो पूरा एरिया फैला हुआ है, और पूरा का पूरा जो लैंड है वो लीज पर लिया गया है। एंड इसके अलावा वहाँ की अगर एनुअल कैपेसिटी आप देखें तो 10,000 मीट्रिक टन पर ईयर की वहाँ पर एनुअल कैपेसिटी है। और करेंटली उसका जो प्लांट यूटिलाइजेशन है लगभग 20 to 25% प्लांट यूटिलाइजेशन है। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ FY26 मतलब मार्च 2026 तक उसका जो कैपेसिटी टू यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा करके लगभग 40 से 50% तक के लेके जाएंगे। और ये जो प्लांट है इनका ये बेसिकली इंडिया के जो वेस्टर्न इंडिया है एंड जो नॉर्दर्न इंडिया है उनको सर्व करेगा। और दोस्तों ये जो प्लांट है इनका अहमदाबाद वाला, यहाँ पर इस प्लांट को इन्होंने इस तरीके से सेटअप किया है कि यहाँ पर कॉस्ट सेविंग स्ट्रक्चर इन्होंने अप्लाई किया है, जिससे कि इनका जो वसई वाला प्लांट है वहां से ज्यादा मार्जिन इनको इनके अहमदाबाद वाले प्लांट से जनरेट होगा। और आगे मैनेजमेंट ने ये बोला कि आने वाले कमिंग ईयर्स में आपको हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो और भी ज़्यादा एक्सेलेंट होती हुई दिखाई देगी। मतलब हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो ऑपरेशंस का जो तरीका है वो हम और बेटर करेंगे। एंड इसके अलावा हमारी जो ये ग्रोथ है ये कंटिन्यू ये मेंटेन रहेगी। और दोस्तों इनका जो अहमदाबाद वाला प्लांट है वहां से इनको अगर रेवेन्यू आप देखें तो लगभग हर मंथ 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू करेंटली इनको आ रहा है।
और मैनेजमेंट का टारगेट है, अभी ये 20 से 25% की एफिशिएंसी पे इनको 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि मार्च 2026 तक इसका जो एफिशिएंसी है उसको 50% तक लेके जाएंगे, तो जो इनका रेवेन्यू है वो 10 से 12 करोड़ आने लगेगा। और बाय द एंड ऑफ FY27 2027 के एंड तक, मार्च 2027 तक इनका टारगेट है, मतलब यहाँ से एक साल बाद इनका टारगेट है कि जो ये अहमदाबाद वाला इनका प्लांट है ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर रन होना शुरू हो जाएगा, और वहां से जो रेवेन्यू है वो 28 से 30 करोड़ जनरेट होना शुरू हो जाएगा पर मंथ। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जो इनका वसई वाला प्लांट है और जो इनका अहमदाबाद वाला प्लांट है, दोनों ही प्लांट ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी के हैं, क्योंकि वसई वाले प्लांट में अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनका वो 80 to 85% है, और वहां से जो रेवेन्यू इनको पर मंथ आता है 20 to 22 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू वहां से मिलता है इनको। तो अगर वो 100% कैपेसिटी पे रन होने लगेगा तो वहां से भी लगभग 28 से 30 करोड़ का रेवेन्यू इनको जनरेट होना शुरू हो जाएगा पर मंथ। एंड ये जो अहमदाबाद वाला प्लांट है यहाँ भी 100% जब एफिशिएंसी से प्लांट रन होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर भी जो रेवेन्यू है वो लगभग 28 से 30 करोड़ का जनरेट होना पर मंथ शुरू हो जाएगा। तो दोनों प्लांट की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों प्लांट से ऑलमोस्ट सेम ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे ये। और दोस्तों जो इनका अहमदाबाद वाला प्लांट है वहां पर जो अभी रेवेन्यू इनको जनरेट हो रहा है उसमें 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है ब्लिस्टर फॉयल से, एंड 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है इनका स्ट्रिप फॉयल से। और ये जो बिजनेस मॉडल है ये टाइम के साथ इनका हो सकता है कि ब्लिस्टर का जो पार्ट है वो ज्यादा हो जाए, या हो सकता है स्ट्रिप पार्ट ज्यादा हो जाए, वो हो सकता है एज पर द कस्टमर डिमांड। और दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि जो एक्चुअली इंडिया में एल्युमिनियम की जो प्राइसिंग है उसको हिंडाल्को तय करता है। हिंडाल्को क्या करता है, हर मंथ के स्टार्टिंग में 1 या 2 तारीख को पूरे मंथ के लिए एल्युमिनियम का जो प्राइस है उसको फिक्स कर देता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही हिंडाल्को मंथ के फर्स्ट या सेकंड तारीख को जो प्राइसिंग है एल्युमिनियम की वो फिक्स कर देता है, ये तुरंत अपने क्लाइंट से ऑर्डर ले लेते हैं उसी प्राइसिंग पे, एंड उस प्राइसिंग पे ऑर्डर लेते हैं और विद इन द मंथ उसको कंप्लीट करके ऑर्डर को कंप्लीट कर देते हैं और क्लाइंट तक के माल को डिलीवर कर देते हैं, जिससे इनका जो मार्जिन है वो सेफ रहता है। इनका मार्जिन 15 to 16% है, तो 15 to 16% इनका मार्जिन वो सेफ रहता है, और विद इन द मंथ ये कंप्लीट कर देते हैं ऑर्डर को। और फिर क्या होता है कि जो नेक्स्ट मंथ का ऑर्डर है वो ये जैसे ही अगले मंथ की 1 या 2 तारीख को हिंडाल्को प्राइसिंग फिर से तय करता है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर से ऑर्डर लेना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों पिछले कुछ मंथ में अगर आप देखें तो एल्युमिनियम की प्राइसिंग लगातार ऊपर ही गई है। तो जेएसएम फाइल के मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम कुछ इन्वेंट्री रखते हैं अपने पास एल्युमिनियम की, जिससे क्या होता है कि जब ये प्राइसिंग एल्युमिनियम की हिंडाल्को फिक्स करता है मंथ के लिए, तो इनके पास ऑलरेडी लो प्राइस का एल्युमिनियम पड़ा रहता है, जिसको ये अपने जो नए क्लाइंट्स होते हैं उनको लो प्राइस पर ये प्रोडक्ट ऑफर कर पाते हैं, जिससे जो दूसरे क्लाइंट हैं वो इनके पास इजीली ऑनबोर्ड होते हैं, क्योंकि जो दूसरे मैन्युफैक्चरर हैं वो उनको वो प्राइस ऑफर नहीं कर पाते जो प्राइस पर ये ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में एल्युमिनियम पड़ा हुआ है जो कि सस्ते प्राइस पर खरीदा गया है। और दोस्तों मैनेजमेंट ने ये बोला कि मार्च 2026 तक जो इनका अहमदाबाद वाला प्लांट है वहां की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ करके 50% के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, और जब इनका 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अहमदाबाद वाले प्लांट से शुरू हो जाएगा, देन ये नए कैपेक्स के लिए प्लान करेंगे। तो ये अभी इन्होंने मुंबई में कुछ 2-3 लोकेशन इन्होंने फाइंड आउट करके रखे हैं, स्पॉट करके रखे हैं, वहां पर अभी कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनका अहमदाबाद वाला प्लांट की मतलब मार्च 2026 के बाद ये वहां नए वाले जो इनके कैपेक्स हैं वो शुरू करेंगे। और मैनेजमेंट ने बोला भी है कि जो Q4 का रिजल्ट के बाद जो कॉन कॉल होगा उस कॉन कॉल में हम आपको डिस्क्लोज करेंगे कि हम अपना नया कैपेक्स किस लोकेशन पर शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों इनका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है, तो इसको लेकर के भी एक क्वेश्चन एक इन्वेस्टर ने पूछा था इनसे। तो मैनेजमेंट ने बोला था देखिए हमारा बिजनेस छोटा है, और हमारे छोटे बिजनेस का जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि हमारा कैश फ्लो नेगेटिव है अभी, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं और क्लाइंट से ऑर्डर लेने के बाद हिंडाल्को से माल हम उधार में उठाते हैं। हिंडाल्को इनको 15 से 20 दिन का क्रेडिट साइकिल देता है कि जब ये माल उठाते हैं तो उसके बाद 15 to 20 डेज के अंदर इनको हिंडाल्को को पेमेंट करना रहता है। तो ये हिंडाल्को से 15-20 दिनों के लिए माल उधार में उठाते हैं, एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल जो इनका एल्यूमिनियम है उसको लेते हैं, एंड देन उसको प्रोडक्ट बना करके स्ट्रिप बना करके अपने जो क्लाइंट है उनको सप्लाई कर देते हैं, देन उनसे इनको पैसा मिलता है। फिर उस पैसे से ये उस उधार को ये चुकाते हैं हिंडाल्को का, और इनके पास बीच में कुछ कैश फ्लो रहता है, उस कैश फ्लो को भी ये जो बीच में कैश फ्लो आता है वो सारा कैश फ्लो ये हिंडाल्को का जो उधार है उसको चुकाने में, पेमेंट करने में यूज करते हैं, ताकि इनको अगली बार भी रॉ मटेरियल हिंडाल्को से मिल सके। जिसकी वजह से अगर आप इनका कैश फ्लो देखेंगे तो आपको हमेशा ही नेगेटिव दिखाई देगा, लेकिन ये इनके बिजनेस पर किसी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता, बल्कि इनके लिए बेनिफिशियल है। आगे एक इन्वेस्टर ने इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि अगर अभी तो एल्युमिनियम की प्राइसेज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है इसलिए आप इन्वेंट्री रखे हुए हैं, लेकिन अगर कल को एल्युमिनियम की प्राइसेज अगर गिरने लगी तो आपके बिजनेस के ऊपर क्या रिस्क होगा? तो मैनेजमेंट ने बताया
कि देखिए, जो हमारे पास एल्यूमीनियम की इन्वेंट्री है वो 40 से 45 दिनों की इन्वेंट्री हमारे पास रहती है, और हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो टाइम लगता है वो केवल रॉ मटेरियल से स्ट्रिप बनाने में हमको 1 से 2 दिन का ही टाइम लगता है। तो इन केस अगर इन फ्यूचर मान लीजिए एल्यूमीनियम की प्राइसिंग घटने भी लगी, तो हम क्या करेंगे कि हम जो एडवांस में एल्यूमीनियम परचेज करते हैं वो परचेजिंग बंद कर देंगे और हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसको साफ करेंगे। और जब वो इन्वेंट्री, और हमको क्या है कि हमारा टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है रॉ मटेरियल से अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, तो इसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री जल्दी क्लियर हो जाएगा। और जब इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगा, देन हम नई प्राइसिंग पर नई डील करेंगे क्लाइंट के साथ, और उनको नई प्राइसिंग के पर हम उनको जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे। तो इसमें हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं है, हमारे ऊपर जितना इन्वेंट्री है केवल उसी का रिस्क है, वो हमारे बिजनेस का छोटा सा पार्ट है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि रिसेंटली इन्होंने कुछ ये प्रेफरेंशियल इशू से कुछ पैसा उठाया था मार्केट से, तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो हमने राइट इशू से इन्होंने पैसा उठाया था, तो राइट इशू से जितना भी पैसा इनको आया मिला था वो सारा का सारा पैसा इन्होंने अपने कैपेक्स में यूटिलाइज कर लिया है। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि अगले 1.5 से 2 साल के अंदर हम मेन बोर्ड के ऊपर लिस्टिंग हमारी हो जाएगी, अभी हम एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड हैं। और दोस्तों एक एक इन्वेस्टर ने इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आप के जो क्लाइंट्स हैं वो देखा जाए तो मिड साइज के या छोटे साइज के जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वही आपके क्लाइंट्स हैं। जो बड़ी जायंट कंपनियां हैं जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, तो ये सारे आप इनके साथ आप बिजनेस नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि देखिए, जो सन फार्मा या सिप्ला जैसी जो बड़ी कंपनियां, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो पहली बात तो ये कि वो अपना जो पैकेजिंग है ऑलमोस्ट खुद करती हैं, और जो कुछ थोड़ा पैकेजिंग ये आउटसोर्स करती हैं उसको क्या करती हैं कि अपने जो सप्लायर हैं उनको पैसा इजीली पे नहीं करती हैं। उनको पैसा वो 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज भी ले लेती हैं कभी कभी पैसा पे करने में, जिसकी वजह से अगर हम इनके साथ बिजनेस करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कैश फ्लो अटक जाएगा, क्योंकि हमको विदिन 15 to 20 डेज हिंडाल्को को पैसा रिटर्न करना ही है। तो हम ऐसे ही क्लाइंट के साथ बिजनेस करना प्रेफर करते हैं जो हमको इजीली 30 से 35 दिनों के अंदर पैसा पे कर देते हैं, 30 से 40 दिनों के अंदर पैसा पे कर देते हैं, ताकि हम अपने जो जिनसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है हिंडाल्को, हम उनको इजीली पेमेंट कर सकें, ताकि हम अगले साइकिल के लिए फिर से रॉ मटेरियल उनसे उधार पर ले सकें। तो एंड इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि जो ये जायंट कंपनियां हैं ये आपको मार्जिन बहुत कम देती हैं, बहुत कम मार्जिन देती हैं, और इतने कम मार्जिन पर हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से हम इनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसे ही क्लाइंट के साथ बिजनेस करते हैं जो हमको अच्छा खासा मार्जिन भी दे रहा हो और हमको टाइमली पेमेंट भी पे कर रहा हो। और दोस्तों एक इन्वेस्टर ने इनसे क्वेश्चन पूछा था इनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि करेंटली तो हमारा जो पूरा फोकस है वो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के ऊपर ही है। हम जो मेडिसिन है उनको उनकी पैकेजिंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लैमिनेशन हो गया या जो फूड पैकेजिंग है या जो अदर जो गुड्स है जिनकी पैकेजिंग एल्यूमिनियम फाइलिंग के अंदर की जाती है उसके ऊपर भी हम अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करेंगे। लेकिन करेंटली हमारा अपना पूरा फोकस जो है अपने वसई वाले प्लांट को 100% यूटिलाइजेशन एंड जो अहमदाबाद वाला प्लांट है उसको 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुंचाने का है। एक बार वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुंच गए, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको किन और नए सेक्टर्स में एंटर करना है। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स है, जो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के क्लाइंट्स है, कुछ एफएमसीजी क्लाइंट भी हमारे साथ हैं, तो ये सब इनके पास अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट रेंज है वो कई प्रोडक्ट ऐसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में है, कई प्रोडक्ट ऐसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि आपके नॉर्मल एफएमसीजी कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमारा जो हमारे क्लाइंट के साथ बिजनेस है लगभग 50 से 60% ही उनके जो प्रोडक्ट है उनको हम कवर करते हैं, मीन्स उनका 50 से 60% बिजनेस फार्मास्यूटिकल में है तो वो हम कवर करते हैं। लेकिन जो बाकी उनका 30-40% का जो बिजनेस है जो कि एफएमसीजी में या फूड एंड बेवरेज वाले सेगमेंट में है, उस बिजनेस को हम कवर नहीं करते हैं। तो आगे आने वाले समय में हम उनके उस बिजनेस को भी टेक ओवर करना चाहेंगे, उनको उस वाले सेगमेंट को भी अपने साथ ऑनबोर्ड करना चाहेंगे, जिससे हमारा भी रेवेन्यू बढ़ेगा एंड देन हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। और दोस्तों आगे इन्होंने ये भी बताया कि 3-4 साल पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय हमको हिंडाल्को से कोई भी क्रेडिट साइकिल नहीं मिलता था, मतलब इनको एडवांस में पैसा देते थे, इसके बाद हिंडाल्को इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में इनका जो बिजनेस है वो शानदार ढंग से ग्रो हुआ है, प्लस हिंडाल्को को टाइमली पेमेंट भी करते आ रहे हैं। तो अब जाकर के हिंडाल्को के मैनेजमेंट को इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ट्रस्ट आया है, और अब वो इनको 15 से 20 दिनों का जो क्रेडिट साइकिल पेमेंट करते हैं, ताकि ये माल हिंडाल्को को जब ये चाहते हैं ये माल उठा लेते हैं, लेकिन इनको 15 से 20 दिनों का टाइम देता है हिंडाल्को कि ये अपना पैसा पे कर सकें। तो धीरे धीरे ये ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, और आगे आने वाले समय में
जेएसएम फाइल के मैनेजमेंट का कहना है कि ये ट्रस्ट को हम और बढ़िया डेवलप करेंगे ताकि हमको हमारा जो क्रेडिट साइकिल है वो और भी ज़्यादा हो जाए। जब हमारा क्रेडिट साइकिल और बढ़ेगा तो हम जो ऐसे क्लाइंट्स हैं मार्केट में, ऐसे कस्टमर्स हैं जो बड़े जायंट कंपनियां हैं, जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि 60, 90, 100 डेज के बाद पैसा पेमेंट करती हैं, तो हमारा क्लाइंट साइकिल अगर हिंडाल्को के साथ बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे क्लाइंट के साथ भी बिजनेस करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो हमको, अगर हमको मान लीजिए हिंडाल्को 70-80 दिनों का क्रेडिट पीरियड दे देता है तो हम ऐसे क्लाइंट के साथ बिजनेस करेंगे जो 70-80 दिनों में हमको पैसा पेमेंट कर दें। अभी हिंडाल्को हमको 15 से 20 दिनों का क्रेडिट साइकिल देता है, तो हम ऐसे क्लाइंट के साथ डील करते हैं जो हमको 15 से 20 दिन या 30-40 दिनों के अंदर पैसा पेमेंट कर दे, ताकि हम हिंडाल्को को पेमेंट करके अपना जो ट्रस्ट है उसको बना के रखें। तो जैसे हमारा क्रेडिट साइकिल बढ़ेगा, हम लंबे क्रेडिट साइकिल वाली कंपनियों के साथ बिजनेस करेंगे, तो आगे आने वाले समय में हमारे बिजनेस का जो ग्रोथ है वो आपको और अच्छे से होता हुआ दिखाई देगा। फर्दर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इनके एक्सपेंशन, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने बताया कि करंटली अगर आप इंडिया में हमारा बिजनेस देखें तो इंडिया में हमारा पूरा फोकस अभी गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर है। एंड हमको गुजरात के अलग अलग स्टेट से, जैसे अहमदाबाद है, वडोदरा है, सूरत है, एंड महाराष्ट्र के भी जो कई सारे स्टेट्स हैं उनसे हमको अच्छे खासे ऑर्डर अभी मिल रहे हैं। अभी हम उनको ही फुलफिल करने के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं जिनको, जो हमसे माल लेते हैं एंड इसके बाद उसको वो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी अगर आप हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस देखें तो डायरेक्टली हमारा कोई किसी तरीके का कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं है, जीरो एक्सपोर्ट है अभी हम करते हैं। लेकिन हमारा जो हमारे मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं उनके जरिए हमारा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो उनके ब्रांड नेम से होता है और वो लोग उस हमारे प्रोडक्ट को, हमारे मटेरियल को वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा कोई डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम अपने मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू कुछ कंट्रीज हैं जैसे यमन है, वियतनाम है, यूरोपियन कंट्रीज हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो इन कंट्रीज के साथ, इन कंट्रीज के क्लाइंट के साथ बिजनेस डील करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में आपको हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी अगर आप डोमेस्टिकली देखें तो इंडिया में भी हमारा जो प्रेजेंस है बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा है, और बाकी सारे स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस अभी बहुत मिनिमम है। तो अभी तो हमारे लिए ग्रोथ के लिए पूरा इंडिया ही बाकी है, तो हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। और रिसेंटली इस 9 मंथ में भी इन्होंने बताया कि हमने 10 से 15 नए क्लाइंट्स को अपने साथ ऑनबोर्ड किया है। एंड ये था दोस्तों इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप करेंटली इनका मार्केट कैप देखें दोस्तों तो लगभग 256 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और इनका करंट पी देखें दोस्तों तो लगभग 15-16 के आसपास इनका करंट पी है। और अगर हम इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो दोस्तों देखिए FY26 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम इसको FY26 के बेसिस पर अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं आपको FY27 के बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करके बताता हूं। तो अगर हम दोस्तों देखें तो लगभग इनका जो FY26 में रेवेन्यू होगा लगभग 240 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हो जाएगा। और जिस तरीके से ये 80-90% के रेट से ग्रो कर रही है, अगर हम 89% का ग्रोथ 80-90% का ग्रोथ अगर हम नहीं भी कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं कि 60% के रेट से ये ग्रो करेगी अगले 1 साल के अंदर, तो 240 पे अगर 60% आप इनका रेवेन्यू और इंक्रीज कर देते हैं तो लगभग 384 करोड़ के आसपास आ जाता है। और जो इनका पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन का दोस्तों टारगेट है मैनेजमेंट का कि अभी इनका पैट मार्जिन 7 से 8% है, जिसको बढ़ा करके FY27 में 8 से 10% कर देगा इनका मैनेजमेंट। तो हम अगर इसको मिनिमम वाला जो नंबर है 8%, उसके बेसिस पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो पैट है वो निकल के आता है लगभग 31 करोड़ रुपए। तो इनका मार्केट कैप कितना है अभी 256 करोड़। तो लगभग अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो 8 के आसपास निकल के आता है। तो 8 के पी पर एक ऐसी कंपनी अवेलेबल है जो 80% के रेट से 90% के रेट से ग्रो कर रही है। तो मीन्स कंपनी बहुत ही ज्यादा सस्ती है करंटली, कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत सस्ता नजर आता है। और अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी अगर दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो वो भी 0.1-0.2 के आसपास निकल के आता है, जो कि बिल्कुल न के बराबर है। तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी मिल रही है। लेकिन इसमें दोस्तों वही है कि एक रिस्क भी है, रिस्क है एग्जीक्यूशन का, रिस्क है इनका जो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग का, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम है और वो कमोडिटी होता है। तो कमोडिटी के प्राइसेज में अगर कुछ अप डाउन हुआ है, एल्यूमिनियम के प्राइसेज में अगर कुछ अप डाउन हुआ तो इनका जो मार्जिन है वो भी इंपैक्ट होगा, इनका बिजनेस भी इंपैक्ट होगा। तो वो एक रिस्क है। अगर उस रिस्क के साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए सुपर चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और कंपनी के अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस भी काफी ब्राइट हैं। कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, नए नए जियोग्राफीज में एंटर करने को देख रही है, कुछ नए कैपेक्स का अनाउंसमेंट Q4 के रिजल्ट के बाद भी करने वाले हैं। तो कंपनी में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है इनके लिए। बस डिपेंड करता है कि अपना एग्जीक्यूशन ये बराबर रखें एंड इनका जो रॉ मटेरियल की प्राइस है उसमें वोलेटिलिटी कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों अगर आप लोगों के इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो। मिलते हैं फिर किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।